हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं महाजनपद इतिहास के अंदर, और महाजनपद को हम आज बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे और इसकी एक एक चीज़ को डीपली तरीके से समझेंगे। चलिए हम पहले अपना टॉपिक लिख लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट है इतिहास। ठीक है एवरीवन। और इतिहास में आज हम पढ़ेंगे आपका 16 महाजनपद। महाजनपद, ठीक है। आज हम अपनी क्लास में 16 महाजनपदों का जिक्र करेंगे, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है एवरीवन। साथ ही साथ हम लोग आज अपनी क्लास के अंदर भारतीय इतिहास में, यानी कि भारतीय प्राचीन इतिहास में 16 महाजनपद। एवरीवन, आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि 16 महाजनपद क्या है। तो 16 महाजनपद हमारा जो पहला अखंड भारत था, जिसके अंदर पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और इधर हमारा बांग्लादेश तक और संपूर्ण भारत का हिस्सा था। उस टाइम पर जो प्राचीन भारत के अंदर जो व्यवस्था थी, वो सिर्फ 16 महाजनपद थे। इस पूरे इलाके को, अखंड भारत को 16 जनपदों में विभाजित किया हुआ था, जिसका मेन जो जनपद था उसका नाम था मगध जनपद, जो इस टाइम बिहार में है। ठीक है एवरीवन। बिहार में तीन हमारे जनपद हैं इस टाइम मौजूदा, जिसमें मगध है और आपका अंग भी है, एक आपका कुर है। ठीक है एवरीवन। इसी तरीके से संपूर्ण यानी कि अखंड भारत पर पूरा 16 भागों में डिवीजन किया हुआ था। तो हम एक एक भाग को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम जो पढ़ेंगे वो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे, ताकि जो हमारे एग्जाम में आता है, जैसे हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा मगध साम्राज्य के बारे में पूछा जाता है, तो हम सबसे पहले मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे, यानी कि मगध महाजनपद को पढ़ेंगे। उसके साथ साथ उस महाजनपद में कितने वंशों ने राज किया। इतिहास राज राजकाल पर ही डिपेंड करता है, ये तो आपको पता ही है। तो जितना भी महाजनपद यानी कि मगध पर जितने भी राजवंशों ने राज किया, उनको हम एक एक वंश को हम आज डीपली चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिए गए नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि तमाम हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपटीशन की तैयारी करवाई जा रही है। स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो या आपका गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी हो, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम महाजनपदों की बात कर लेते हैं। तो महाजनपदों में सबसे पहले ये दूसरी शहरी व्यवस्था थी। पहली शहरी व्यवस्था हमारी हड़प्पा थी और दूसरी शहरी व्यवस्था हमारे महाजनपदों की थी। तो पहला टॉपिक तो यही है, पहला सवाल ही यहीं से बन सकता है कि महाजनपद कौन सी व्यवस्था थी। ठीक है, महाजनपद कौन सी व्यवस्था थी। तो ये एवरीवन शहरी व्यवस्था के अंतर्गत इसको रखा गया था। और इसका जिक्र जो है वो किस किस में है, यानी कि जो बौद्ध धर्म की एक पुस्तक थी, जो मैंने आपको पढ़ाया था, बौद्ध धर्म की एक पुस्तक थी अंगुत्तर निकाय एक पुस्तक थी। उसके अंदर 16 जनपदों का जिक्र है, 16 महाजनपदों का की चर्चा की गई। ठीक है एवरीवन। एक एविडेंस का ये मिल गया हमें। दूसरा एविडेंस जो है इसका एवरीवन, वो है जैन धर्म के जैन धर्म का जैन धर्म की एक पुस्तक है, जिसका नाम है भागवती सूत्र। सूत्र है, सूत्री नहीं है। सूत्री में भी महाजनपदों की 16 महाजनपदों की चर्चा है। तो दूसरा एविडेंस हमारा ये। ठीक है एवरीवन। आपको ये दो एविडेंस मैंने बता दिए, ये दो ही एविडेंस सवाल बन सकते हैं और एक ये सवाल बन सकता है। 3 सवाल बन सकते हैं, तीनों के तीनों मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको लिखा दिए। इसके अंदर पूछ लेगा कि महाजनपद कैसी व्यवस्था थी, ऑप्शन में दे देगा आपको शहरी व्यवस्था थी, ग्रामीण व्यवस्था थी, अदर 2 ऑप्शन और दे देगा। तो हम ऑप्शन लगाना है शहरी व्यवस्था थी।
अच्छा, हमारा सवाल बनेगा कि शहरी व्यवस्था कौन सी थी, पहली शहरी व्यवस्था कौन सी थी, और महाजनपद कौन सी व्यवस्था थी। तो महाजनपद हमारी दूसरी शहरी व्यवस्था थी। ठीक है। अब हमारा सवाल ये बन सकता है, आपके माइंड में भी सवाल ये बनता कि 16 महाजनपदों का जिक्र कहाँ है, कहाँ इनकी चर्चा की गई है, सर क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इनकी चर्चा जो है, सबसे पहला जो पहला एविडेंस है वो जैन धर्म या बौद्ध धर्म, दोनों धर्मों की पुस्तकों में इसको दिया गया है। बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जिक्र है, और जैन धर्म की भागवती सूत्र में भी जैन धर्म की भागवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का जिक्र है। एवरीवन, साथ ही साथ इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत की भाषा थी। ठीक है, इनकी भाषा संस्कृत थी। 16 महाजनपदों में जो भाषा यूज होती थी एवरीवन, वो थी हमारी संस्कृत। ये भी आप ध्यान रखना, भाषा हमारी संस्कृत थी। ठीक है एवरीवन। उसके साथ साथ इसी अवस्था में, यानी कि हमारे 16 महाजनपदों के टाइम ही जो है वो लोहे का खोज हो गया था, लोहे का आविष्कार हुआ था, औद्योगिकरण हुआ था एवरीवन। ठीक है, ध्यान रखना, औद्योगिकरण, लोहे का आविष्कार तो पहले ही हो गया था, औद्योगिकरण हमारा 16 महाजनपदों के टाइम हो गया था। ठीक है एवरीवन, एक मिनट रुकिए। चलिए एवरीवन, इसको रफ कर देते हैं, और रफ करने के बाद हम एक एक कर कर हम आगे का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है एवरीवन, 16 महाजनपदों को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला हम जो पढ़ेंगे, पहला हमारा जो महाजनपद होगा उसका नाम होगा मगध महाजनपद। ठीक है एवरीवन। उसके अंदर उसके हम वंश देख लेंगे, पहले कौन से वंशों ने राज किया उस पर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मगध साम्राज्य की हम बात करेंगे सबसे पहले। मगध साम्राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट साम्राज्य है, और यह उस टाइम का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी था। ठीक है एवरीवन, इसको बात ध्यान रखना, मैं इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ। औरों को चाहे मैं नहीं भी पढ़ाऊँ तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क इस जनपद को पड़ेगा, क्योंकि इस महाजनपद से ही बहुत सारे सवाल बनते हैं, और बहुत सारे वंशों ने यहाँ पर राज किया था। ठीक है एवरीवन, एक एक वंश को हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इसमें कौन कौन से वंश आए थे। इसमें हमारा आया था, एक फॉर्मूला है, हसीन मसूक सा, हसीन मसूक सा। ठीक है एवरीवन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपको बहुत ही कामयाब और बहुत ही आसान फॉर्मूला है, आपको याद आएगा। हाँ से हमारा आता है एवरीवन हरियंक वंश। ठीक है, हरियंक वंश, हरियंक वंश, हरियंक वंश। सा से आता है हमारा एवरीवन शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। ना से आता है एवरीवन हमारा नंदवंश। कौन सा एवरीवन आएगा? नंदवंश। एवरीवन हमारा माँ से आता है हमारा मौर्य। ठीक है एवरीवन। सा से आता है हमारा, सा से एवरीवन जो आएगा वो आएगा, मैं आपको बता दूं, सा से आएगा शुंग वंश। ठीक है एवरीवन, शुंग वंश। और का से आएगा कनिष्क, और सा से आएगा सतवाहन, सतवाहन वंश। एवरीवन इसको लिख लीजिएगा। ये मगध पर राज करने वाले सबसे शक्तिशाली शासकों के वंश है। इसी से ही सवाल बनेंगे, यही महत्वपूर्ण है, और इसी को हम आज पढ़ेंगे अपनी वीडियो में। वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, संपूर्ण महाजनपदों का हम जिसमें जिक्र कर लेंगे, ताकि हमारी टेंशन खत्म हो जाए, आपकी भी टेंशन खत्म हो जाए। ठीक है एवरीवन, चलिए पहला वंश पढ़ेंगे इसके अंदर हम। पहला वंश जो है इसके अंदर एवरीवन वो है हरियंक वंश। ठीक है एवरीवन, हरियंक वंश, हरियंक वंश। ठीक है, हरियंक वंश के अंदर एवरीवन, हरियंक वंश के अंदर जो है हमारे विभिन्न राजा हुए। पहला राजा हुआ था बिंबिसार, बिंबिसार।
ठीक है। बिंबिसार का जो वैद था वो था वहाँ जीवक। ठीक है एवरीवन। और इसने राजधानी बनाई राजगीर। राजगीर इसने राजधानी बनाई एवरीवन। और ये धर्म को मानता था जैन धर्म को। ठीक है। इसके अंदर भी इसका बेटा आता है, उसका नाम होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु। और इसका जो वैद होता है वो वर्षकार होता है। वर्षकार। इसकी जो राजधानी होती है वो राजगीर होती है, इसकी राजधानी राजगीर ही होती है। ठीक है। और एक राजधानी इसकी, इसने वैशाली को जीता था। ठीक है एवरीवन, इसने वैशाली को जीता था। ये बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है एवरीवन। इसी के बेटा आता है उदयन। ठीक है। इसका वैद तो हमें पता नहीं क्या होता है, क्योंकि आज तक इस तरह से ने बताया नहीं। और इसने जो है वो पटना की स्थापना की थी। जो आज पटना है उसका नाम पहले पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र शहर इसने बसाया था। ठीक है एवरीवन। इसका बेटा होता है अगला, जो इस वंश का लास्ट राजा होता है, उसका नाम होता है नागदशक। ठीक है। इसका सेनापति, इस वंश का ये लास्ट होता है और इसका सेनापति होता है तुम्हारा शिशुनाग। ठीक है एवरीवन। शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी थी। इस वंश का यह अंतिम शासक होता है। इसकी हत्या इसके ही सेनापति शिशुनाग ने कर दी। शिशुनाग ने की थी। इसने ही जो दूसरा वंश चलाया था जिसका नाम था शिशुनाग वंश। ठीक है एवरीवन। शिशुनाग वंश को हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। हरियंग वंश। हरियंग वंश का जो प्रथम, जो सबसे पहला संस्थापक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार का जो वैद था उसका नाम था जीवक। और बिंबिसार ने राजधानी बनाई थी राजगीर। और ये जैन धर्म को फॉलो करता था। ठीक है एवरीवन। उसके बाद अजातशत्रु इनका बेटा हुआ। का जो वैद था वो वर्षकार था और इसकी राजधानी भी जहांगीर थी। और इसने वैशाली को जीत लिया था और ये बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। उदयन ने पटना यानी कि प्राचीन में पाटलिपुत्र की स्थापना इसने की थी, जो बिहार का पटना है। ठीक है एवरीवन। मगध साम्राज्य भी बिहार में था, इसलिए ज्यादातर इसमें बिहार का जिक्र होगा। और लास्ट होता है नागदशक। ये इस वंश का अंतिम शासक होता है। इसकी हत्या जो है वो इसके ही सेनापति, जिसका नाम शिशुनाग होता है, वो कर देता है। ये एक मोटा मोटा सा हो गया कौन सा क्या था। डीपली इसको पढ़ेंगे, इनको डीपली पढ़ेंगे, इनको डीपली पढ़ेंगे, इनको डीपली पढ़ेंगे, इनको डीपली पढ़ेंगे। उसके लिए मैं एक अलग से नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अभी एक में जनरली जीके जीएस जो पूछा जाता है, इसका डीपली डीपली जो है वो एक स्पेशल इतिहास का पेपर में ही पूछा जाता है। वैसे नहीं पूछा जाता है, वैसे तो खाली इतना ही जिक्र काफ़ी है इसका। ये जीके जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस के लिए इतना ही काफ़ी है जो मैंने पढ़ा दिया आपको। जितने चाहे कोई से भी एग्जाम हो, एससी का, एसएससी का हो, या स्टेट लेवल का हो, या सेंट्रल लेवल का। ठीक है एवरीवन। अगला जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है हमारा शिशुनाग वंश। ठीक है। शिशुनाग वंश। शिशुनाग। इसका संस्थापक तो शिशुनाग ही था। ठीक है एवरीवन। इसका संस्थापक तो शिशुनाग ही था। ठीक है। शिशुनाग इसमें पहला राजा हुआ। इसने राजधानी बनाई वैशाली। ठीक है एवरीवन। उसके बाद इसने बंगाल से लेकर और इसने मालवा तक जीत लिया था। मालवा तक जीत लिया था। मालवा तक इसने जीत लिया था। ठीक है। तो बात ध्यान रखना, शिशुनाग भी एक अच्छा खासा प्रतापी शासक हुआ है। इसने भी भारतीय इतिहास में अपना नाम ऐसे ही नहीं दर्ज कराया, ताकि इस तरीके से दर्ज नाम नहीं हुआ था कि इसने हरियंक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर दी थी, तो उसके कारण इसका नाम दशक इतिहास में दर्ज हुआ। ऐसा नहीं है। इसने अपने काबिल
काबिल का परचम लहराया। इसने जो मगध साम्राज्य सिर्फ बिहार के मगध तक ही सीमित था, उसका इसने विस्तार किया, और विस्तार करने के बाद इसने बंगाल से लेकर मालवा, मालवा कहाँ पर है आपको पता है? मालवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मालवा तक इसने अपना अधिकार कर लिया था, यानी कि अब आइडिया लगा लो आप। ये यहाँ पे है बिहार, ये एरिया है बिहार का, ठीक है एवरीवन। और यह है ये बंगाल। तो इसने ये जीता उत्तर प्रदेश, उसके बाद यहाँ आया ये मध्य प्रदेश, ठीक है एवरीवन, एमपी में। यहाँ तक इसने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था। इसने किसने बढ़ा लिया था? शिशुनाग ने, ठीक है एवरीवन। और इसका अगला जो शासक है, अगला शासक है इसका एवरीवन काला शौक। इसका अगला शासक काला शौक, इसने अपनी राजधानी बनाया, काला शौक ने राजधानी लाया पटना, ठीक है, राजधानी लाया ये पटना, ठीक है। इसका अंतिम जो शासक था उसका नाम था नंदी वर्मन, नंदी वर्मन, ठीक है एवरीवन। इसकी इसकी जो हत्या थी नंदी वर्मन, नंदी वर्मन यह इस वंश का अंतिम शासक हुआ। इसकी हत्या इसके ही सेनापति, जैसा करनी वैसा भरनी, सही है ना, जैसा करनी वैसा भरनी, सेनापति ने इसकी हत्या कर दी थी। इसके ही सेनापति ने हत्या करी। इसका नाम था महानंदनवनम, महानंदनवनम ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है एवरीवन, जो नंद वंश का संस्थापक होगा, ठीक है। तो ये इतना इतना मैं शॉर्टली आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका क्विकली रिवीजन हो जाए और आप एक अच्छा से नंबर गेन करें अपनी संपूर्ण जीके जीएससी क्लास में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगला है हमारा नंदवंश, ठीक है एवरीवन, नंदवंश। इसका जो संस्थापक थे वो आपको पता ही है, महापद्मनंदन, क्या था? हाँ, महापद्मनंदन थे, ठीक है। इनकी जो इन्हीं वंश में जो है वो केंद्रीय स्थापना की थी, इसी वंश में केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई थी तथा इसमें इसने कलिंग जीत लिया था। एवरीवन एक चीज का ध्यान रखना, इसके समय ही राज्य का केंद्रीकरण हुआ था, राज्य का केंद्रीकरण हुआ, केंद्रीकरण हुआ था, और इसने कलिंग को जीत लिया था। कलिंग उड़ीसा में कलिंग को जीता था। अब इसको हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। हर्यंक वंश के बाद जो अंतिम शासक था नागदशक, उसकी हत्या कर दी थी इसने शिशुनाग, शिशुनाग में जो नाग वंश स्टार्ट हुआ, उसके बाद में जो उसका अंतिम शासक था जिसका नाम था नंदी बर्मन, नंदी बर्मन की हत्या किसने की थी? उसके सेनापति परमानंदन। परमानंदन के समय क्या हुआ, साम्राज्य बड़ा हो गया, मगध तक, बंगाल तक और आपका मालवा तक फैल गया। उसी के साथ साथ अब इसने क्या किया, इसी के समय जो राज्य विस्तार नीति के तहत इसने राज्य का केंद्रीकरण किया, यानी कि राज्य को सेंटर का इसने स्थापना की। उसके बाद जो इसका अगला था वो था धनानंद, और धनानंद एक पूर्व शासक था एवरीवन। इसके पास विशाल सेना थी तथा इसने कलिंग नहर का निर्माण करवाया था, बता दूं। इसका जो राज बेटा था धनानंद, धनानंद ये एक पूर्व शासक था, इसके पास एक बड़ी सेना थी और इसने कलिंग नहर का कलिंग नहर का निर्माण करवाया, ठीक है एवरीवन। ये एक पूर्व शासक था, इसके बाद बहुत बड़ी विशाल सेना थी, ठीक है। और ये था, इसका बदला चाणक्य ने लिया था एवरीवन, चाणक्य इसी टाइम पे था। यहाँ पर जो था अब चाणक्य की एंट्री होगी, धनानंद मरेंगे, मारने वाले अशोक होंगे, जो सॉरी चंद्रगुप्त होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य होंगे, ठीक है। हुआ क्या था एवरीवन, उस समय में चाणक्य और धनानंद के बीच कुछ अनबन थी, जिसके तहत धनानंद के पापा परमानंद के
इसका बदला लेने के लिए चाणक्य ने अपने गुरु अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को इतना परीक्षण या इतना साहसी बनाया और उसकी हत्या, धनानंद की हत्या चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब यहाँ से जो है हमारा मौर्य वंश स्टार्ट होगा, मगर उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर विदेशी आक्रमण भी देख लेते हैं कि उस टाइम पर यहाँ विदेशी आक्रमण क्या क्या हुए थे। ठीक है एवरीवन, विदेशी आक्रमणों को हम यहाँ पर जान लेंगे कि इस टाइम पे विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए थे। इसको रफ करते हैं और विदेशी आक्रमणों को जानने की कोशिश करते हैं कि विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए थे। ठीक है एवरीवन, विदेशी आक्रमण जानेंगे, विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए थे। एवरीवन, विदेशी आक्रमण यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए थे। तो एवरीवन, पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था वो ईरान से हुआ था। ईरान से पहला आक्रमण हुआ था और दूसरा यूनान से हुआ था। ठीक है, ईरान और यूनान से आक्रमण हुए थे। इसको ईरान को फारस भी कहते हैं एवरीवन। ठीक है, क्या कहते हैं? फारस। फारस से जो है वो हकमनी वंश के जो शासक थे हेरियोस ने किया था। हकमनी वंश के शासक हेरियोस ने किया था। किसने किया था? हेरियस ने किया था। ठीक है, हेरियस प्रथम ने किया था। ठीक है, इसी अभिलेख ने लिखना शुरू किया। यहाँ से ही अभिलेख लिखना शुरू हुए थे एवरीवन। उसके बाद यूनान में क्या था? मकदूमिया ने किया था। मकदूमिया ने आक्रमण किया था। मकदूमिया में ही सिकंदर था। ठीक है एवरीवन, सिकंदर भी यहाँ का ही था, मकदूमिया का था। ठीक है, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व बीसी में हुआ। ठीक है, और इसकी मृत्यु जो हुई थी एवरीवन वो मैसिडोनिया में हुई थी। ठीक है, और सिकंदर के बारे में जानते हैं। सिकंदर के जो पिता थे उसका नाम फिलिप था। ठीक है, फिलिप था। माँ का नाम उसका ओलंपिया था। सिकंदर की माँ का नाम ओलंपिया था। ठीक है, ओलंपिया था। बीवी का नाम रैक्सोना था। ठीक है, गुरु का नाम अरस्तु था और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। ठीक है एवरीवन, सुकरात। सिकंदर की और पोरस के बीच में झगड़ा हुआ था एवरीवन। सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी। पोरस पंजाब को कहते हैं, एवरीवन ध्यान रखना। झेलम नदी के किनारे हुई थी। झेलम नदी के किनारे 326 बीसी में, तथा पोरस की हार हुई थी। पोरस यानी कि पंजाब की हार हुई थी। ठीक है एवरीवन, इसको डिटेल से समझ लेते हैं आराम से, जल्दबाजी का कोई चक्कर नहीं है, आराम से समझ लेते हैं। विदेशी आक्रमण भारत पर उस जमाने में 2 हुए थे। किस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं? ये है हमारा मौर्य वंश स्टार्ट हो रहा था और नंद वंश की समाप्ति का दौर था। पहला जो आक्रमण हुआ वो ईरान से हुआ, यानी फारस से। हकमानी वंश के हेरियस फर्स्ट ने इस पर आक्रमण किया था और इसी समय से अभिलेख पर लिखना शुरू हुआ। अभिलेख इस समय ही लिखे गए, इस समय से ही लिखना स्टार्ट हुए, लिखना शुरू हुए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि जो अभिलेखों का लिखना शुरू हुआ था वो कौन से कब से शुरू हुआ था। तो एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ईरान यानी कि फारस, हकमनी वंश जिसका राजा था हैरियस फर्स्ट के ही समय अभिलेख लिखना शुरू किए गए थे और अभिलेखों का लिखना शुरू हो गया था उस टाइम पर। दूसरा जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था यूनान से। मखदूमिया के ही जो वो था सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, माता का नाम ओलंपिया था, बीवी का नाम रैक्सोना था और उनके गुरु थे प्लेटो
सॉरी अरस्तु, अरस्तु गुरु प्लेटो और प्लेटो गुरु थे सुकरात। एवरीवन ठीक है, सुकरात थे। और जो सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी एवरीवन झेलम नदी के किनारे 326 बीसी में, उसमें सिकंदर जीत गया था और जो भारत की सीमाओं पर मंडराने लगा था खतरा, मगर सिकंदर की सेना ने भारत पर आक्रमण करने से मना कर दिया। अब उसका जो भी रीजन हो, इतिहासकारों में इसमें मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका रीजन ये है कि भारत में आक्रमण करने की क्षमता सिकंदर के सैनिकों में नहीं थी, क्योंकि सिकंदर के सैनिक बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे। उसी के साथ साथ सिकंदर के सैनिकों को कुछ इतिहासकारों ने कहा कि उनको वेतन की दिक्कत थी, काफ़ी समय से उनको वेतन नहीं दिया गया था, जिसके कारण सिकंदर के सैनिकों ने भारत पर आक्रमण करने से मना कर दिया। फिलहाल जो भी रीजन रहा हो हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि अगर सिकंदर भारत पर आक्रमण करता तो वो भारत का क्या हाल करता ये तो आप सब जानते हैं। क्योंकि सिकंदर एक क्रूर शासक था, वो कभी कोई युद्ध हारा नहीं था, इसलिए उसका आक्रमण ना ही होना हमारे लिए बेहतर हुआ। उसकी मृत्यु एवरीवन 365 बीसी में होती है और वहाँ होती है जहाँ जिसका नाम होता है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया को बेबीलोन भी कहते हैं और ये मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत आती है, जहाँ मिस्र के इलाके में। ठीक है एवरीवन, इतना तो उस टाइम पे ये विदेशी आक्रमण हुए थे। और विदेशी आक्रमण के बाद अब हम जो नेक्स्ट है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है एवरीवन, इससे पहले कुछ और जान लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सिकंदर के बारे में और जान लेते हैं। सिकंदर के बारे में जानना क्या है, सिकंदर का जो थल सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटस। ठीक है, सेल्यूकस निकेटस जो थल सेनापति था, इसे ज़्यादा ही परेशानी थी, भारत पर आक्रमण करने के लिए बहुत बेताब था, उतावला था। ठीक है, इसका सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका नाम था नियाकस। ठीक है, नियाकस। शहर इराक के शहर बेबीलोन में, मैंने आपको बताया बेबीलोन में 323 सॉरी एवरीवन ये जन्म है, 365 में जन्म हुआ था, 323 में इसकी मृत्यु हुई थी। सॉरी 323 ईस्वी में बीसी में इसकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु यहाँ हुआ था इसका जन्म। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, सॉरी। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक जो था वो धनानंद था। ये आप एक बात ध्यान रखना, जब भारत पर इसका खतरा मंडरा रहा था, मैंने आपको बताया, तो उस समय जो भारत का शासक था उसका नाम था धनानंद। धनानंद की ही एंडिंग चल रही थी और चंद्रगुप्त मौर्य की शुरुआत होने वाली थी, यानी कि नंद वंश का अंतिम काल था और मौर्य काल का स्टार्टिंग होने वाली थी। मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बनने वाले थे वो एक बहुत ही प्रतापी शासक हुए, और बहुत ही प्रतापी शासक के होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान और चक्रवर्ती सम्राट को कहा जाता है। उनका यहाँ पर जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि जो सिकंदर का थल सेनापति था जिसका नाम सेल्यूकस निकेटस था, उसने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? जब सिकंदर की मृत्यु हो गई 323 बीसी में। उसके बाद उसने भारत की कमज़ोर स्थिति का फायदा उठाया, ऐसा उसने सोचा, मगर ऐसा था नहीं, क्योंकि धनानंद राज्य से हट चुका था और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन चुके थे। तो उसको ऐसा पता नहीं था, वो यही सोचने में लगा था कि अभी भी भारत का जो सम्राट वो धनानंद है और धनानंद की स्थिति ऐसी नहीं है जो वो हमसे टक्कर ले सके। इसलिए उसके सेनापति यानी कि सेल्यूकस निकेटस ने भारत पर, मगध पर हमला किया, और मगध पर हमला करने के बाद उसकी अकड़ ठिकाने लग गई, क्योंकि उस टाइम धनानंद बादशाह नहीं था, बादशाह था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको वो मार मारी कि वो याद रखता होगा, इसलिए वो हमारे देश से चला गया। तो ये थी विदेशी आक्रमण की चर्चा, जिसका यहाँ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर मैं आपको सीधे सीधे पढ़ा देता इसमें भी यहाँ से सवाल बन जाते हैं, सवाल तो यहीं से भी बन जाएंगे, सवाल यहीं से भी बन जाएंगे। इसलिए मैंने आपको पूरा इतिहास इसका बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के
स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्योंकि तो हरियंक वंश के अंतिम शासक की हत्या सुनाग ने कर दी उसके सेनापति ने। उसके लास्ट में शासक की हत्या उसके नंद ने उसने कर दी सेनापति ने। अब अंतिम में जब चंद्रगुप्त मौर्य आए तो उनके बीच में थोड़ा सा इतिहास आना जरूरी था, क्योंकि सिकंदर की एंट्री हो गई थी। इसके बाद हम जो है अब पढ़ते हैं आप मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश की चर्चा करेंगे। मगध साम्राज्य में चल रहा है ये महाजनपदों। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब मैं चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ते हैं। मौर्य वंश, मौर्य वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश है, सवाल बनेंगे। इसके संस्थापक, इसके संस्थापक, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, मौर्य थे। इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य था। चाणक्य की एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये एक राजनीतिक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? राजनीतिक पुस्तक है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसका इतिहास। किसका इतिहास? अब ये तो मैंने जो लिखा, ये लिखा मैंने सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि मौर्य वंश हम पढ़ेंगे तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था एवरीवन चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत फेमस वर्ड है चाणक्य। और चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वो देखने में अर्थ इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है, ये एक राजनीतिक पॉलिटिक्स पुस्तक है। ठीक है, तो चलिए हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की और सेल्यूकस निकेटर्स की, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर्स जो है अब भारत पर हमला कर चुका है, मगध पर, और यहाँ पर गद्दी संभाल चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये युद्ध होता है और इस युद्ध में जो जीत होती है वो चंद्रगुप्त मौर्य की होती है। ठीक है एवरीवन, इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत के, यानी कि अखंड भारत की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और इधर हमारा बांग्लादेश, सब इंक्लूडिंग इंडियन एरिया, इसमें जो है वो चक्रवर्ती सम्राट, अखंड भारत के सम्राट बने थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार सेल्यूकस निकेटर्स का जो राजदूत था जिसका नाम था मैग्नेथिस, मैग्नेथिस आया और मैग्नेथिस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है बराबर, मैग्नेथिस, यहाँ मत जाइए आप, मेरे मेरे चेहरे पर ध्यान रखिए। वीडियो लंबी है, 1 घंटे के कम से कम की क्लास है, और इस 1 घंटे की क्लास में आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आपको कम से कम 4 से 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। हम जिक्र कर रहे थे कि इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो सेल्यूकस निकेटर्स का सेना, यानी कि एक राजदूत मान लीजिए, वायसराय मान लीजिए, वो आता है। और वो आने के बाद जिसका नाम होता है मैग्नेथिस, मैग्नेथिस एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। सवाल दो तो मैंने आपको बता ही दिए। मैग्नेथिस किसकी पुस्तक, मैग्नेथिस की पुस्तक कौन सी है? इंडिका। और इंडिका किसकी पुस्तक? मैग्नेथिस की। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य की। चाणक्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर्पज से लिखी गई थी? वो पॉलिटिक्स के पर्पज से लिखी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य यानी कौटिल्य है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म का संस्थान मानने वाला था, उसका अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को वो फॉलो करता था। ठीक है एवरीवन, चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक अभिलेख है जिसका नाम है सागौर अभिलेख में जो चर्चा की गई है वो है गोरखपुर में। ठीक है एवरीवन, इसके बाद इसका बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा आता है बिंदुसार। बिंदुसार शासक बनता है। ठीक है, बिंदुसार के शासक बनने के बाद इसके दरबार में 2 लोग आते हैं। ठीक है,
बिंदुसार जो शासक बनेगा, इसके दरबार में दो लोग आएंगे, दो लोग आते हैं इसके दरबार में। जो आता है एक सीरियस है, एक आता है सीरियस है एवरीवन, सीरियस, जिसका नाम होता है डाइमेकस, डाइमेकस। ठीक है एवरीवन। एक आता है इसके बाद मिस्र से, यानी कि इजिप्ट से। ठीक है एवरीवन। वो होता है डायनेसियस, डायनेसियस। ठीक है एवरीवन, डायनेसियस। बिंदुसार ने कुछ इतना इम्पोर्टेंट काम किया नहीं है जो आपको पढ़ाया जाए। बिंदुसार का कुछ नहीं है, नल, बिल्कुल कोई काम नहीं किया बिंदुसार ने। बिंदुसार का बेटा है अशोक मौर्य, अशोक मौर्य, जिसे हम अशोक कहते हैं, सम्राट अशोक जिसे कहा जाता है। बिंदुसार का सिर्फ एक ही फायदा था, कि एक महान पिता का बेटा था और एक महान बेटे का पिता था। ठीक है। अब हम जिक्र करेंगे अशोक मौर्य यानी कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। तो एक मिनट आप रुक जाइए, तो मैं उसको रफ कर दूं थोड़ा सा। चलिए एवरीवन, आगे पढ़ते हैं हम। अशोक मौर्य, सम्राट अशोक, अशोक मौर्य वंश के थे ये। ठीक है। इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में क्या था एवरीवन। अशोक मौर्य का जन्म 304 बीसी में हुआ था। ठीक है। अशोक इनका जन्म, अशोक जी का जन्म 304 बीसी में हुआ था। सम्राट अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ था। और इनका राज्य अभिषेक इनका 269 बीसी में हुआ था। ठीक है। राज्य अभिषेक हुआ इनका 270 बीसी में, राज्य अभिषेक इनका 269 यानी कि 269 बीसी में हुआ था। और इसके ही राज अभिषेक के 8 साल के बाद, यानी कि आपका 261 बीसी में ही कलिंग का युद्ध हुआ एवरीवन, कलिंग का युद्ध हुआ। और ये कब हुआ था? राज अभिषेक के 8वें वर्ष क्या हुआ था एवरीवन? कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध, इन्होंने कलिंग को इन्होंने जीत लिया और यहीं से ही इनका हृदय परिवर्तन हुआ। ठीक है एवरीवन। कलिंग के युद्ध से ही, इस युद्ध से, ठीक है, इस युद्ध से ही अशोक ने अपना नीति जो थी, युद्ध नीति छोड़कर दंभ नीति को उन्होंने अपना लिया था। यानी कि युद्ध की नीति, युद्ध नीति, युद्ध नीति को छोड़कर दंभ नीति इन्होंने अपनाई थी। ठीक है। दंभ नीति इन्होंने अपनाई थी, ये बात ध्यान रखना, यहाँ से सवाल बहुत सारे बनते हैं। इसकी पुष्टि जो है वो हाथी गुफा अभिलेख में होती है। खारवेल ने लिखा, खारवेल ने लिखा था इसको। ठीक है। खारवेल, हाथी, इसकी पुस्तक हाथी गुफा अभिलेख से होती है और इसके जो राइटर थे वो खारवेल ने लिखा था। अशोक के 13 अभिलेख हैं, 13वें अभिलेख में मिली है। ठीक है, जो खारवेल में है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसकी प्रेरणा उसको किससे मिली थी? निर्ग्रोध से मिली थी, और ये उसका भतीजा था। ठीक है एवरीवन। और इस धर्म का जो गुरु था उसका वो उपगुप्त था। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, आप दोबारा समझिए। अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का मानने वाला था। ठीक है भैया। अशोक को बौद्ध धर्म में जाने के लिए जो प्रेरणा मिली वो उसके अपने ही भतीजे निर्ग्रोध से मिली, और उसका जो गुरु था वो उपगुप्त था। ठीक है। इसकी चर्चा ज्यादातर जो है वो अभिलेखों में मिली है। एक अभिलेख ऐसा है जिसमें ये कहा गया है कि अशोक को युद्ध ना करने की नसीहत दी गई है, और वो उसकी बीवी कारुवाकी ने दी है, और उन्हीं के नाम से उसका अभिलेख है, कारुवाकी अभिलेख। कारुवाकी अभिलेख में कहा गया है कि अशोक को युद्ध न करने की नसीहत दी गई है। ये सवाल पूछ लेगा, एक एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एक एक चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक चीज में आपको सहायता मिलेगी। अशोक ने 4 गुफाएं जो हैं वो आजीवक धर्म के संप्रदाय के मानने वाले लोगों को प्रदान की थी। अशोक ने अपना अभिलेख 4 लिपियों में लिखे थे। ठीक है। पहला लिपि थी इनकी बाह्य लिपि, बाह्य लिपि। दूसरी लिपि थी एवरवन इसकी जो थी खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि। तीसरी लिपि थी एवरवन इसकी, तीसरी लिपि कौन सी थी आप बताइए?
अरमाइन लिपि थी। ठीक है एवरीवन, अरमाइन लिपि थी। और चौथी लिपि कौन सी थी बताइए, चौथी लिपि का नाम बताइए, तो वो थी ग्रीक। ठीक है, चार लिपियों में यानी कि चार लिपि भाषाओं में इसमें क्या मिला है आपको, अभिलेख लिखे मिले हैं। अभिलेख लिखने के लिए पत्थर जो है अभी वो चुनार से आते थे। चुनार एक जगह का नाम है, वहां से अभिलेख लिखने के लिए पत्थर आते थे और उन पत्थरों पर अभिलेख लिखे जाते थे ताकि जनता तक वो संदेश पहुंचाया जा सके कि सम्राट अशोक ने अब क्या आदेश पारित किया है। वो आदेश पब्लिक तक पहुंचाना, पत्थरों पर लिखकर अभिलेख, शिलालेखों पर और आपके ताम्र लेखों पर, भित्ति लेखों के द्वारा वहां तक लिखे जाते थे ताकि सम्राट ने अब क्या आदेश दिया है। फैंतर नामक एक व्यक्ति हुए हैं, फैंतर, फैंतर नामक, फैंतर, फैंथर, फैंथर, फैंथलर नहीं, फैंथर नहीं, सॉरी, फैंथलर, फैंथलर नामक एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले अभिलेखों को जो पढ़ा उस व्यक्ति का नाम फैंथलेयर था, फैंथलेयर था, फैंथलेयर, फैंथलेयर, फैंथलेयर। ठीक है, फैंथलेयर नाम था जिसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को जो खोजा था एवरीवन, उसका नाम था प्रिंस सेज। खोजने वाले का नाम था एवरीवन प्रिंस सेज। प्रिंस सेज ने जो है सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा। ठीक है, उसने अभिलेखों को खोजा और सबसे पहले जो पढ़ा उसका नाम था फैंथलेयर। ठीक है, खोजने वाले का नाम प्रिंस से, प्रिंस सेज, और पढ़ने वाले का नाम फैंथलेयर। अब क्या है यहाँ पर, अशोक ने जो अपने शिलालेख लिखवाए उन पर नाम उसने अशोक न लिखवाया। सबसे इंटरेस्टेड पॉइंट तो यही है कि अशोक ने जो लिखा है उसने सम्राट अशोक ने लिखवाया। कुछ अभिलेखों में सम्राट अशोक का जिक्र हुआ, मैं आपको उनका नाम बता दूंगा, वो गिने चुने फिंगर पे याद है, मगर मैक्सिमम जो अभिलेख थे, मैक्सिमम अभिलेखों की यही कंडीशन थी कि उन पर उनका नाम अशोक ना होकर देव नाम प्रियदर्शी था। ठीक है, क्या था उनका नाम, देव नाम प्रियदर्शी था। ठीक है, उनका नाम था देव नाम प्रियदर्शी, ये उनके अभिलेखों का नाम था। ठप्पा जिसे कहते हैं इस नाम से ही लगता था। ठीक है, लेकिन कुछ हुए हैं जैसे गुजरा है, मस्की है आपका, यहाँ पर अशोक नाम मिला है लिखा हुआ, गुजरा है, गुजरा, मस्की, यहाँ पर जो अशोक नाम मिला है, यहाँ पर अशोक नाम मिला है। ऐसे ही मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अभिलेख में नाम भी आपको, वहाँ भी आपको अशोक नाम मिलेगा। मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, सॉरी आंध्र प्रदेश, यहाँ भी आपको अशोक मिलेगा। ठीक है एवरीवन, यहाँ भी अशोक है। राजस्थान का एक भ्रू का इलाका है, भ्रू, यहाँ भी आपको अशोक नाम मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ है। मगध में है आपको सम्राट अशोक मिलेगा। तो ये तरह तरह के नाम है चक्रवर्ती सम्राट अशोक के, और ये उनकी जीवन की कथा है। ठीक है एवरीवन, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको पुनः एक बार फिर बता रहा हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से एक ही फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि हमें मोटिवेशन मिलता है आपको पढ़ाने के लिए, नए नए तरीके हमें और सूझने में हमें आसानी होती है। ठीक है एवरीवन, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, जो हमें अब पढ़ना है वो है, उसका नाम है एवरीवन, अशोक के 14 शिलालेख मिले हैं। बड़े शिलालेख 14 मिले हैं और कुछ छोटे शिलालेख मिले हैं। ठीक है, मैं इनको एक एक करके पहले लिख देता हूँ, फिर आपको इसके बारे में पढ़ाता हूँ। ठीक है एवरीवन, एवरीवन हम लोग जो है वो अशोक के 14 शिलालेख पढ़ रहे हैं। अशोक के शिलालेख 14 शिलालेख पढ़ रहे हैं। इनका जो पहला शिलालेख है, प्रथम शिलालेख में अशोक ने जो कहा है वो कहा है कि हिंसा और पशु हत्या पर रोक लगाई गई है।
यानी कि पहले शिलालेख में और सम्राट अशोक ने पहले शिलालेख में हमें जो है वो अहिंसा और पशु हत्या से रोका गया है। ठीक है, उसने अपनी प्रजा को रोका है। दूसरा अभिलेख है इनका, इन्होंने पशु चिकित्सा की चर्चा की गई है। इसमें इन्होंने कहा है कि मैंने अपने राज्य के अंदर, अपने साम्राज्य में पशु चिकित्सा के लिए चिकित्सा विभाग खोल दिया गया है। तो एवरीवन, जितने भी मेरे साम्राज्य में रहने वाले प्रजा है, वो अपने पशुओं का इलाज कराने के लिए पशु चिकित्सालय जा सकती है। थर्ड वाला जो है, इन्होंने थर्ड शिलालेख में जो कहा गया है, सेकंड में मैं आपको वो बता दूं, सेकंड में दक्षिण की चर्चा है, यानी कि साउथ की चर्चा की गई है, क्योंकि मगध तो उत्तर में है, तो साउथ की चर्चा इसमें की गई है, बट चोल साम्राज्य की चर्चा इसमें नहीं की गई है। एवरीवन, ये एक एक शिलालेख आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जितना जिंदा रहने के लिए खाना महत्वपूर्ण है। अगर कुछ करना है लाइफ में, तो इन शिलालेखों को चाटना पड़ेगा, यानी कि ऐसा घोल कर पीना पड़ेगा हमें, ताकि हम अपना नाम भूल जाएं पर शिलालेख ना भूलें। क्योंकि अगर हम शिलालेख भूले, तो शिलालेख भूलने का मतलब जानते हैं कि हम हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे आप किसी भी पर्पज का कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उसके अंदर आपके 2 से 3 नंबर का खत्म होना निश्चित है। क्योंकि अशोक सम्राट ने जो अपने शिलालेख दिए, वो एक महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा था उनके द्वारा। उन महत्वपूर्ण संदेशों को पढ़िए। इसी ऐसी महत्वपूर्ण संदेश पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है एवरीवन, थर्ड वाले में आते हैं हम। थर्ड में शिलालेख में इन्होंने जो है वो अपने अधिकारियों का चर्चा की है। जो रजुक है वो जिला लेवल पर है, और जिला लेवल पर जो बनाया है इन्होंने, जिला लेवल पर जो है रजुक अधिकारी बनाया था। उसके बाद व्युत्पक बनाया, और एक प्रदेश पर इन्होंने जो है वो एक प्रदेशक बनाया। ठीक है एवरीवन, अब इसी तरीके से हम चौथे अभिलेख में आते हैं। इनके चौथे अभिलेख में जो है, इन्होंने भैरी घोष और धम्ब घोष, यानी कि युद्ध नीति से धम्म नीति की चर्चा की गई है। सवाल यहीं पर पूछेगा, सवाल पूछ लेगा आराम से, सवाल पूछेगा और बताएगा कि बताइए, धम्ब घोष की चर्चा युद्ध नीति से धम्ब नीति में जाने के लिए कौन से शिलालेख में की गई है? तो एवरीवन, फोर्थ शिलालेख में इसकी चर्चा की गई है। पांचवा लेख लेकर हमारा धर्म मात्र की चर्चा के लिए हमने बनाया है, और छठा है समाज कल्याण के लिए अधिकारी, उसके अधिकारी उससे कभी भी बात कर सकते हैं। यानी कि आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ, छठे शिलालेख है, छठा शिलालेख, उसमें कहा गया है कि मेरे अधिकारी जो मेरे द्वारा नियुक्त किए गए हैं साम्राज्य में, जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर और केंद्रीय लेवल पर, वो अधिकारी समाज कल्याण यानी कि प्रजा के कल्याण के लिए मुझसे, यानी कि अशोक से कभी भी मिल सकते हैं। यानी कि उसकी कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है कि अभी राजा बादशाह सम्राट सो रहे हैं या बाद में मिलेंगे। अब एवरीवन एनी टाइम उनसे मिल सकते हैं। ठीक है एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सातवां है हमारा, ये शिलालेख बड़ा है, और इस शिलालेख में जो चर्चा की गई है वो धार्मिक समन्वय की बात की गई है। यानी कि सभी धर्मों को साथ रखकर राज करने की चर्चा इसमें कही गई है। इसमें कहा गया है कि सभी धर्म आपस में समन्वय बनाएं, समन्वय बनाने के साथ साथ आपस में अच्छा गठजोड़ करें, और साम्राज्य को सुकर अच्छा बनाएं। ठीक है एवरीवन, उसी के साथ साथ इसमें शिलालेखों में हमारा शिलालेख आता है, एक शिलालेख और है, और नहीं अभी काफी सारे शिलालेख इसके अंदर बचे हैं। इसमें एक शिलालेख है हमारा नमा शिलालेख, आठवां शिलालेख, सॉरी, आठवें शिलालेख में धर्म यात्रा की चर्चा की गई है। मैं आपको इसको भी लिख कर बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या कहा गया है। ठीक है एवरीवन, ठीक है एवरीवन, आठवां शिलालेख है। इस शिलालेख में जो चर्चा की गई है वो धर्म धर्म यात्रा की चर्चा की गई है। धर्म यात्रा की चर्चा की गई है इस शिलालेख में, जिसे हम धम्म यात्रा भी कहते हैं। ठीक है एवरीवन, धम्म यात्रा शुरू करने की बात, इसमें शुरुआत की बात कही गई है। ठीक है एवरीवन, इसी तरीके से हमारा आता है नवा शिलालेख, और उस शिलालेख में कहा गया है, इसमें छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध इसमें रखा गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, 10वां अभिलेख है एवरीवन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभिलेख है। 10वां अभिलेख है, इसमें धम्म का महत्व यानी कि धर्म का महत्व बताया गया है। इसमें जो है वो धम्म का महत्व यानी कि धर्म का महत्व बताया गया है पब्लिक को, कि धर्म का क्या महत्व है। ठीक है एवरीवन, 11वां जो अभिलेख है इसका, 11वां शिलालेख में अधिकारी ब्राह्मणों को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है,
जो अधिकारी हैं, साथ में 11वें अभिलेख में अधिकारी अधिकारी ब्राह्मणों को परेशान नहीं करेंगे, को परेशान नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है एवरीवन, ये है इसका। अब 12वां अभिलेख है, 12वां शिलालेख है, सॉरी अभिलेख निकल रहा, 12वां शिलालेख है। इसमें महिलाओं के लिए महिला स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। इसमें स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है, स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। ये जो है वो स्त्रियों के लिए है। ठीक है, जो हमारा 13वां शिलालेख इसमें कलिंग की चर्चा की गई है, कलिंग की चर्चा की गई है, कलिंग की चर्चा की गई है। ठीक है एवरीवन। और जो हमारा फोर्थ है, यानी कि सॉरी लास्ट है, 14वां शिलालेख, उसमें इसमें कहा गया है कि मैंने जो भी सूचनाएं दी हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन लोगों ने लिखा। अगर उसमें कुछ गलत लिखा गया, उसकी जिम्मेदारी अशोक सम्राट की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो लिखने वालों की है। ठीक है, उसी तरीके से एवरीवन अशोक के छोटे शिलालेख भी हुए हैं, कुछ उनके छोटे शिलालेखों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है एवरीवन, कुछ छोटे शिलालेखों के बारे में पढ़ लेते हैं। छोटे शिलालेख, छोटे शिलालेख 7 हुए हैं। कितने हुए हैं? 7 हुए हैं। पहला देखते हैं क्या है। इसमें है रुमनदेई, रुमनदेई अभिलेख। ये लुबनी से प्राप्त हुआ है, ये लुबनी से मिला है, लुबनी, लुबनी से मिला है। ये सबसे छोटा अभिलेख है। इसमें प्रशासन की चर्चा नहीं है, इसमें आर्थिक चर्चा की गई है। ठीक है बराबर, लुबनी से मिला है, ये छोटा है, जो है ये लुबनी से मिला है और ये छोटा अभिलेख है। इसके अंदर प्रशासन की चर्चा नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक चर्चा इसके अंदर की गई है, या ध्यान रखना। दूसरा है एवरीवन कौशाम्बी अभिलेख, ये कारुवाकी ने लिखा था। इसमें अकबर इसे कारुवाकी ने लिखा था, कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है एवरीवन, कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख ये कारुबाकी का अभिलेख है। कारुबाकी अशोक सम्राट की बीवी थी, इसको अकबर लाया था इलाहाबाद से दिल्ली। ठीक है एवरीवन। सेकंड छोटा अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख जो है वो अशोक की बीवी कारुबाकी ने लिखवाया था। कौशाम्बी अभिलेख को अकबर के दौर में इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। ठीक है एवरीवन। थर्ड है हमारा टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख और मेरठ का अभिलेख, फोर वाला टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख, मेरठ अभिलेख, इन दोनों को जो है वो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। ठीक है एवरीवन, फिरोज शाह तुगलक कहाँ लाया? दिल्ली लाया। ठीक है एवरीवन। पांचवा है रामरूपी, रामरूपी। छठा है लोहरिया, लोहरिया नंदनगढ़। सातवां है अभिलेख लोहरिया अरेराज।
हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ रहे हैं शुंग वंश। शुंग वंश और हमारा सतवाहन वंश, ये दोनों लास्ट हैं हमारे महाजनपद के। इसको हम जिक्र कर लेते हैं। शुंग वंश जो था वो एवरीवन एक गैर क्षत्रिय राजवंश था। इसका संस्थापक जो था एवरीवन पुष्पमित्र शुंग था। ये जो था ब्राह्मण था जाति का, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इससे पहले जितने भी बादशाह शासक आए वो सब क्षत्रिय राजवंश के थे, यानी क्षत्रिय जाति के थे। और ये जो था शुंग वंश का संस्थापक, जिसका नाम जो है वो पुष्पमित्र शुंग है, ये जो था ये ब्राह्मण जाति का था। एवरीवन ठीक है। इसको बौद्ध धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसने बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्तूप तोड़ दिए, ठीक है, उनको तोड़वा दिया। इसके दरबार में जो जो पुरोहित थे उनका नाम था पतंजलि। एवरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। पतंजलि किसके दरबार में पुरोहित थे यानी कि पंडित थे? तो वो थे शुंग वंश के। और शुंग वंश में जो थे वो पुष्पमित्र शुंग के थे। इसके अंदर इसमें हम एक ही शुंग वो पढ़ेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। अब आते हैं हम इसके लास्ट में सतवाहन में, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था स्टार्टिंग में हसीन मसरूक सा, तो हम सा पे आ गए हैं। ठीक है एवरीवन। इसका संस्थापक जो था सिमुक था। ये महान योग्य शासक था, ये आप ध्यान रख लीजिए सिमुक। इससे याद मत रखिए, कोई वो नहीं है क्योंकि इससे सवाल नहीं बनते हैं, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। और इसके जो इसका पुत्र था वरिष्ठ पुत्र, उसको जो है रुद्रमदमन ने हरा दिया था क्योंकि वो इतना शासक योग्य नहीं था। ठीक है। इनकी विशेषता क्या है सतवाहनों की? ये मातृ शतात्मक थे, यानी कि माँ का नाम लगाते थे, बाप का नाम यानी कि नहीं लगाते। यानी कि आज के दौर में जो पिता से बेटे का पहचान होती है, उस जमाने में माँ से बेटे की पहचान होती थी। ठीक है। और ये ब्राह्मणों को भूमि दान में देते थे और वेतन के बदले, पैसे के बदले इनको जमीन दी जाती थी। इनके दौर में ही एक प्रथा चालू हुई थी जिसे समानती प्रथा कहते हैं, भूमि के बदले जमीन देना। इनके ही दौर में, पहले के दौर में क्या होता था इसमें कि सेनापति कब्जा करते थे। हमने पढ़ा, हरेंद्र वंश में पढ़ा, नाग वंश में पढ़ा, नंद वंश में पढ़ा कि सेनापतियों ने राजा की मृत्यु करी और बादशाह बन गए। मगर इसमें ऐसा नहीं था। इसमें क्योंकि वेतन के बदले जमीन दी जाती थी और जमीन इतनी हो जाती थी कि वो समानती, जो समानती थे, समान उनको कहते थे, समान फिर कब्जा कर लेते थे राजा के ऊपर। तो थैंक यू एवरीवन हमारे वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसे आगे शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगी आपको और हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में मिलेंगी। आज हमने पूरा महाजनपद कंप्लीट कर दिया। आप इसको पढ़ लीजिए और मेरा विश्वास करिए कि आपके 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गए। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 100% आपके नंबर आएंगे। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।